1975 की दीपावली बीत चुकी थी। हवाएं सर्द और हिमालय की तराई में बर्फीली होने लगी थी। शांति कुंज दूर से पहाड़ियों पर यदा कदा बर्फीली चादर दिखाई देती। ये दृश्य शांति कुंज परिसर से भी दिखाई देते थे, कभी वास्तव में और कभी कल्पना में इसलिए कि सुबह की कुहासे को चीरता हुआ सूरज जब पूर्व दिशा में अपनी किरणें बिखेरता तो प्रतीत होता था कि बर्फ फैल रही है। नहीं होने पर भी आभास तो मिलता ही, एक श्वेत धवल चादर तन रही है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रही होगी। शांति कुंज के बाहर और पीछे सड़क पर गायों के झुंड निकल रहे थे। सजी धजी गायों के गले में बधी घंटियां बिना किसी लय ताल के बजती और वातावरण में संगीत बिखेर देती हैं। उस दिन गोपाष्टमी थी। आसपास के आश्रमों में गो पूजन का उत्सव मनाया गया है। पूजा के बाद गाय और उनके सेवक अर्चक नृत्यकारों में लग गए। आश्रमों में बने अर्चागृहों में आरती स्तवन के स्वर गूंजने लगे। जो लोग तीर्थ सेवन और गंगा दर्शन के लिए आए थे वे अपने आश्रम में निकलने लगे थे। राह चलते हुए वे भजन गाते और स्तुति गान करते थे। उनकी गुनगुनाहट वृक्षों पर चहचहाने वाले पक्षियों, उनके सबकों और घोंसला छोड़कर उड़ने के तैयार कर रहे पखेरों के स्वरों से मिलकर मधुर राग छोड़ देते थे। शांति कुंज में गुरुदेव ने उस दिन का लेखन कार्य संपन्न किया और कंधों पर ओढ़ी तह कर रखी हुई शाल खोली। उसे लपेट कर वे कक्ष से बाहर निकले और बाहर बरामदे में चहलकदमी करने लगे। कुछ कदम ही चले होंगे कि उनका ध्यान आकाश में तैरते हुए एक बादल के टुकड़े की ओर गया। वह टुकड़ा जैसे गुरुदेव के पास ही उड़ा चला आ रहा था। इस तरह उड़ा आ रहा था जैसे पग पग पर चल रहा हो। पास आते आते वह आकार लेने लगा, बरामदे के बाहर आकर रुक गया और मानवीय आकार लेने लगा। कुछ ही क्षणों में वह एक वायवीय शरीर उभरने लगा। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों जैसी वेशभूषा में एक अंग्रेज व्यक्तित्व सामने हवा में खड़ा था। चेहरे पर घनी लंबी मूछें, सिर पर थोड़े से बाल और हल्की दाढ़ी वाला यह व्यक्ति ऊंचे पूरे कद का था। गुरुदेव ने उस पुरुष छाया को चिन्हित हुए अभिवादन में हाथ उठाया। उस पुरुष आकृति ने झुककर प्रणाम किया और अपना परिचय देने के लिए ओंठ खोले ही थे कि गुरुदेव ने कहा, आइए ह्यूम साहब, भीतर आ जाए, आपका स्वागत है। वह आकृति बरामदे में उतर आई। गुरुदेव ने उन्हें अपने कक्ष में आमंत्रित किया और अपने साथ ले जाते हुए यह भी कहा कि आपके आगमन की सूचना मिल गई थी। सुबह या 9-10 बजे तक आपके आने की संभावना थी। प्रयोजन भी स्पष्ट था, सिर्फ आपसे मिलना बाकी था। वह साध भी पूरी हो रही है। गुरुदेव के बताए स्थान पर बैठते हुए ह्यूम ने थोड़ा संकोच जताया, कहा कि साध तो मेरी पूरी हो रही है गुरुदेव। आपकी कृपा से हम लोगों ने 100 साल पहले जो काम शुरू किया था वह आपके मार्गदर्शन में ही पूरा हो रहा है। ह्यूम के वायवीय शरीर ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और आश्वस्त सा होते हुए कहा कि आपसे आज की मुलाकात के बाद हम लोग विश्राम से हो सकेंगे। मैडम ने हम अंतरंग पार्षदों को जो दायित्व सौंपा है वह भी पूरा हो सकेगा। इस प्रसंग को कुछ पल के लिए विराम देकर पृष्ठभूमि में चले जाएं। जिस वायवीय शरीर का यह उल्लेख किया है वह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1829-1912 का था। ब्रिटेन में जन्मे ह्यूम ने भारत में बंगाल सिविल सर्विस से अपना काजी जीवन शुरू किया और 1882 में रिटायर होने तक वे विभिन्न
प्रशासनिक पदों पर रहे। कामकाजी जीवन के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि सरकार के क्रियाकलापों, नीतियों और फैसलों से जनता में असंतोष फैल रहा है। इस असंतोष को संगठित करने के लिए उन्होंने समकालीन सामाजिक राजनीतिक विभूतियों के साथ मिलकर काम शुरू किया। सन 1884 के अंत में उन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और वेमेश नाथ बनर्जी के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निश्चय किया। साल भर घनघोर प्रयत्न करने के बाद उन्होंने तथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने साथ मिलकर दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर ली। ए.ओ. ह्यूम के बारे में प्रसिद्ध है कि वे शरीर से भले ही भारतीय न हो, लेकिन उनकी काया में भारतीय आत्मा का निवास था। भारत और भारतीय समाज के प्रति उनके लगाव को देखकर यह स्थापित हो चुका था कि उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए अंग्रेज सरकार से भारतीयों को उनके अधिकार दिलाने की भरपूर चेष्टा की। उन्होंने यह बताने की चेष्टा भी की कि भारत के लोग अपने देश का प्रबंध संभालने में सक्षम हैं, उन्हें भी सरकारी नौकरी और प्रशासनिक सेवाओं में समानता मिलनी चाहिए। ह्यूम के व्यक्तित्व का प्रशासनिक और राजनीतिक पक्ष था। दूसरा पक्ष आंतरिक और आध्यात्मिक है, जिसकी कम ही चर्चा होती है। इस पक्ष के संबंध में सूचना है कि गर्मियों में ह्यूम ने अपने शिमला स्थित निवास में गोपनीय दस्तावेजों की 7 बड़ी जिल्दें पढ़ी थीं। तब ह्यूम सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके थे। इन दस्तावेजों के बारे में कहा जाता है कि शासन तंत्र ने उन्हें जिला स्तर की शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार किया था। इन दस्तावेजों के बारे में C.F. ह्यूम, गिरिजा मुखर्जी, गुरमुख निहाल सिंह, लाला लाजपत राय और रजनी पाम दत्त आदि विद्वानों ने अपने अपने ढंग से टिप्पणी की है। कुछ के अनुसार इनमें अंग्रेजों के प्रति भारतीय समाज में बढ़ रहे रोष की सूचना थी। कुछ के अनुसार लोगों द्वारा ब्रिटिश सरकार को धोखा देने और अपना अलग स्वायत्त तंत्र विकसित कर लेने की जानकारी थी। ह्यूम के उस अध्ययन के बारे में प्रामाणिक जानकारी उनके समकालीन ब्रिटिश अधिकारी विलियम वेडरबर्न ने दी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मुंबई हाई कोर्ट में जज रहे और बाद में मुंबई सरकार के मुख्य सचिव बनकर रिटायर हुए वेडरबर्न ह्यूम के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने ह्यूम के जीवनी में लिखा है, शिमला में बैठकर उन्होंने जो दस्तावेज देखे थे उनमें देश भर में फैले मठों, महात्माओं और उनके शिष्यों के अलावा सिद्ध संतों के बारे में पर्याप्त सूचनाएं थी। उनकी गतिविधियों के अलावा भारत के भविष्य के बारे में उनकी योजना और अंतर्दर्शन के बारे में भी काफ़ी सूचनाएं थी। इन सूचनाओं के आधार पर वेडरबर्न ने लिखा है कि ह्यूम का ऐसे महात्माओं से संपर्क था जो कंदराओं में रहकर रहस्यमय साधनाएं करते रहते थे। वे कहीं भी जा सकते थे लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देते थे। वे अदृश्य रहते और संसार में किसी भी व्यक्ति, जीव, यहाँ तक कि जड़ वस्तुओं से भी संवाद कर सकते थे। उस समय के उपलब्ध सोसाइटी के दस्तावेज बताते हैं कि कूट ह्यूमी जैसे कई प्रतिनिधि सिद्ध महात्माओं के संपर्क में थे और वे ह्यूम को उनकी योजनाओं के बारे में बताया करते थे। उन सूचनाओं के आधार पर और अपने प्रत्यक्ष संपर्कों से मिली जानकारी के अनुसार ह्यूम ने नवंबर 1886 में लॉर्ड डफरिन को लिखा था कि भारत परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है। भविष्य में वह नए विश्व के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस देश में मौजूद अंग्रेजी राज उस भूमिका के लिए तैयार करने का एक छोटा सा दायित्व ही पूरा कर रहा है। जिस दिन वह दायित्व पूरा हो जाएगा, अंग्रेज यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकेंगे। इसलिए ब्रिटेन को यह नहीं सोचना चाहिए कि इस देश पर शासन करना अथवा यहाँ का मालिकाना होना उसकी नीयत है।